गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कंडीशनल सेंटेंस का जो डर है वो आप लोग का समाप्त हो रहा होगा, लेकिन इसी डर के बीच एक और डर को शामिल किया जाए। एक ऐसा डर जहां पर बच्चे उस वाक्य को देखने के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि भाई ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, और वहां पर वो गलती करके आ जाते हैं। अब आप बोलो सर वो सेंटेंस क्या है, अब बता दो जहां हम लोग गलती करते हैं। तो चलो सेंटेंस ही लिखते हैं। सेंटेंस है if I had money, if I had money, then I would have gone to Delhi। बच्चे जैसे इस वाक्य को देखते हैं बोलते सर ये एरर है, ये गलत है। अब गलती कहाँ है तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर। इंग्लिश में रिपीटेशन सर क्राइम होता है तो ये गलत है। बट लेट मी टेल यू, ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी कई बार है और बच्चे गलती भी कई बार किए हैं। तो चलो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखो ये जो टॉपिक अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये परफेक्ट के कंडीशन से एक सेंटेंस है। परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस में परफेक्ट का एक कंडीशन होता है। कंडीशन तीन प्रकार के होते हैं, एक फ्यूचर का होता है और एक पास्ट का होता है और ये तीसरा परफेक्ट का होता है। फ्यूचर का अंत हमेशा गागीगी से होता है, जबकि पास्ट और परफेक्ट का अंत तातेती से होता है। जैसे अगर मैं लिखता तो मैं सीखता, अगर मैं लिखा होता तो मैं सीखा होता। तो जो पास्ट और परफेक्ट का जो अंत होता है सेंटेंस का, उसके अंत में तातेती आता है। पास्ट हमेशा शॉर्ट टाइम को दिखाता है और परफेक्ट हमेशा लॉन्ग टाइम को दिखाता है। लाइक मैं जाता तो ये हाल फिलहाल की बात है, ये सिंपल में चला जाएगा। और अगर हम बोलेंगे मैं गया होता यानी ये पहले की बात है, ये परफेक्शन में यानी परफेक्ट में चला जाएगा। वह आती ये सिंपल का कंसेप्ट है, वह आई होती पहले का कंसेप्ट है, यानी ये परफेक्ट में चला जाएगा। यानी यहाँ जो परफेक्शन की बात करेंगे हम लोग तो ये शॉर्ट टाइम को नहीं दिखाएगा, ये लॉन्ग टाइम को दिखाएगा, पहले की घटना को दिखाएगा। ये पहले की घटना को दिखाएगा। जैसे सेंटेंस है अगर मेरे पास पैसे हुए होते, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका या दिल्ली, इस वाक्य में दिल्ली है तो दिल्ली भी लिख सकते, चलो अमेरिका ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जब सोचना है तो थोड़ा बड़ा सोचो। तो मैं अमेरिका गया होता। तो अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका गया होता। हो सकता है थोड़ा हिंदी में आगे पीछे हो सकता है, मेरा हिंदी बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट में बिल्कुल सही देने वाला हूं। तो सेंटेंस क्या है, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका गया होता। आप सेंटेंस को देख सकते हो, यहां दो दो पार्ट है। मैं अमेरिका गया होता, है ना, और जो पहला पार्ट है वो है मेरे पास पैसे हुए होते। तो निश्चित तौर पे मैं अमेरिका गया होता, ये डिपेंडेंट पार्ट है, ये निर्भर हिस्सा है, क्योंकि मैं अमेरिका कब गया होता, जब मेरे पास पैसे हुए होते। यानी ये जो एरिया है ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। तो सेंटेंस को ध्यान से समझते हम लोग। अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका गया होता, यानी ये अमेरिका गया होता डिपेंडेंट पार्ट है और पैसे हुए होते ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, क्योंकि पैसे होते तो होते, नहीं होते तो नहीं होते। लेकिन मैं अमेरिका कब गया होता, जब मेरे पास पैसे होते। मतलब ये जो एरिया है ये डिपेंडेंट है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब जहां तक बात है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इस सेंटेंस को देखो और यहां पर एक कंसेप्ट को हम लोग लेके चलने वाले हैं कि देखो
इंग्लिश में जो ना प्रेजेंट होता है ना, वो एक सर्टेन मोमेंट होता है ना। हमारे पास फ्यूचर और पास्ट ज्यादा होता है। प्रेजेंट जो है एक सर्टेन पॉइंट होता है, मैक्सिमम जो होता है वो पास्ट और फ्यूचर होता है। समझना है, ये जो है ये प्रेजेंट का कंसेप्ट है। तो प्रेजेंट जो है वो तो तुरंत बीत के पास्ट हो जाता है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं यहां हूं, अब मैं यहां आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं वहां था। मतलब जो प्रेजेंट का एक्शन वो तुरंत बीत के क्या हो जाता है, पास्ट का हो जाता है। यानी ओवरऑल आपको प्रेजेंट पे फोकस नहीं करना है, हमारे पास मैक्सिमम क्या है, पास्ट और फ्यूचर है। अब इस सेंटेंस को देखो, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका गया होता। भाई अमेरिका गए होते फ्यूचर में, लेकिन पैसे कब होते, पास्ट में। जब पैसे होते तब तो अमेरिका जाता है ना। जैसे अगर वो आगरा गया होता तो वो ताजमहल देखा होता। भाई ताजमहल फ्यूचर में देखेगा, पहले आगरा तो जाए। तो यहां पर समझना क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट पार्ट है वो पास्ट के कंसेप्ट को लेकर चलेगा, इंडिपेंडेंट पार्ट पास्ट के कंसेप्ट को लेकर चलेगा, जबकि डिपेंडेंट पार्ट जो है वो फ्यूचर के कंसेप्ट को लेकर चलेगा। समझ में आ रहा। अगर वे लोग पटना गए होते तो वे लोग मुझसे मिले होते। तो भाई मिलने के लिए मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए पहले कहां पहुंचेगा, पटना ना। तो मिलना जो है वो फ्यूचर एक्शन है, जबकि पटना जाने क्या है, पास्ट एक्शन। यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैं अमेरिका गया होता। अमेरिका मैं फ्यूचर में जाऊंगा, लेकिन पहले मेरे पास पैसे होने चाहिए। यानी इस वाक्य की तुलना में ये क्या है, पास्ट है। और पास्ट के किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो परफेक्शन को फॉलो कर रहा है। निश्चित तौर पे परफेक्ट का जो वर्ब होता है वो V3 होता है। परफेक्ट का वर्ब क्या होता है, V3 होता है। और सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग हैव हैज की जगह क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इंडिपेंडेंट पार्ट का रूल हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि डिपेंडेंट पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैं अमेरिका गया होता, तातेती का इंग्लिश क्या होता है, वुड होता है। तातेती का इंग्लिश क्या होता है, वुड होता है। और परफेक्ट का जो वर्ब होता है वो V3 होता है। निश्चित तौर पे V3 जो है वो वुड को नहीं लेता है। V3 के पहले 3 लोग चाहिए, चाहे हैव या हैज या हैड, तीनों में कोई भी ले लो। हैव ले लो, हैज ले लो या फिर हैड ले लो। लेकिन वुड क्या है भाई, ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा अपने बगल में V1 चाहिए। मतलब मॉडल वर्ब आया तो बगल में V1 चाहिए ही चाहिए। माइंड में बैठा लो कि ये मॉडल वर्ब अपने बगल में V3 नहीं लेगा, V1 लेगा। और V3 अपने पहले हैव, हैज और हैड में से किसी एक वर्ब को लेने वाला है। तो निश्चित तौर पे हैव जो है वो V1 है, हैज वर्ब 5 होता है, हैड V2 होता है। तो हमें मॉडल के बाद V1 चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ हैव का प्रयोग करने वाले हैं। आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहां पर स्ट्रक्चर तैयार। अब यहां समझना क्या है आप लोगों को कि अगर मेरे पास पैसे हुए होते, है ना, समझ रहा, अगर मैं बोल रहा हूं कि वह खाना खा चुका था या वे लोग दिल्ली जा चुके थे, अगर मेरा सेंटेंस है वे लोग दिल्ली जा चुके थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वे लोग दिल्ली जा चुके थे। ये मान लो सेंटेंस है, तो हम लोग क्या बनाएंगे भाई, दे के साथ क्या लगाते हैं, हैड, और गो का भर्तरी क्या, गॉन, गॉन टू दिल्ली। तो वे लोग दिल्ली जा चुके थे, यहाँ टू दिल्ली लगा लेना, ठीक है। तो दे हैड गॉन, यहाँ समझना क्या है, हैड अपने बगल में क्या लिया, V3 लिया। हमने गो का भर्तरी क्या दिया, गॉन दिया। गो का भर्तरी क्या दिया, गॉन दिया। तो ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट में हैड अपने बगल में क्या लेता है, V3 लेता है। हैड अपने बगल में क्या लेता है, V3 लेता है। यहां समझना क्या आप लोग को, अगर मेरे पास पैसे हुए होते, सेंटेंस क्या, अगर मेरे पास पैसे हुए होते हैं, तो यहां जो हैड है निश्चित तौर पे ये एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अंग्रेजी में हर हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, कुछ हैव हैज हैड प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। समझना एकदम आसान है। अगर हैव हैज हैड अपने बगल में किसी V3 को ले ले तो समझ लेना वो हेल्पिंग वर्ब है, और वही हैव हैज हैड अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले तो वो प्रिंसिपल वर्ब होता है, प्रधान क्रिया होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार, तो मेरे हैव जो है वो बगल में क्या ले रहा है, कार ले रहा है। आई हैव अ कार, हैव ने क्या लिया, कार लिया। कार कोई वर्ब 3 नहीं है माय डियर फ्रेंड्स,
कार एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बगल वाला जो हैव होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसको हम लोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि आई हैव गॉन टू स्कूल या आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो यहां हैव अपने बगल में क्या लिया, गॉन लिया। गॉन क्या है बच्चा, ये V3 है। तो जो V3 वाला हैव होता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो समझना आपको क्या है कि यहां जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसने बगल में क्या लिया, V3 लिया। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि आई हैड अ फ्रेंड, जो हैड बगल में ऑब्जेक्ट ले ले, आई हैड अ फ्रेंड तो V3 नहीं हो सकता है, तो जो हैड अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वर्ब। यहां समझना क्या है, अगर मेरे पास पैसे हुए होते हैं, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर का इंग्लिश इफ ले लेते हैं, आई। अगर सेंटेंस परफेक्शन का है तो हम लोग को यहां हैड लगाना है। अब ध्यान देना, पास होना, जैसे यहां जाना होता है गो का भर्ब 3 हम लोगों ने क्या लिया, गॉन लिया। गो का भर्ब 3 हमने क्या लिया, गॉन लिया। पास होना भी तो एक वर्ब है, लेकिन अगर हम लोग पास होना की बात करें तो पास होना का V1 क्या होता है, हैव होता है। इसी पास होना का V2 हैड होता है, वर्ब 3 हैड ही होता है, V4 हैविंग होता है, ING, और वर्ब 5 जो होता है वो हैज होता है, हैज। तो समझना है, जिस तरह गो V1 है, गो का V2 वेंट, वर्ब 3 गॉन, V4 गोइंग, वर्ब 5 गोज होता है। तो चूंकि यहां हैड हेल्पिंग वर्ब, इसको V3 चाहिए, तो गो का वर्ब 3 हमने क्या ले लिया, गॉन ले लिया। गो का वर्ब 3 क्या ले लिया, गॉन ले लिया। उसी तरह यहां देखो, पास होना भी गो की तरह ही एक प्रिंसिपल वर्ब है, जिसका V1 हैव होता है, और सौभाग्य से इसका वर्ब 3 भी हैड होता है। तो हैव का वर्ब 3 क्या होता है, हैड होता है। लेकिन फिर वही बात कि हर हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जो हैड बगल में V3 लेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन अगर हैड ने बगल में ऑब्जेक्ट ले लिया देन वो प्रिंसिपल वर्ब बन जाएगा। ध्यान देना, यहां जाना का इंग्लिश गो होता है, तो हैड के बगल में हमने गो का वर्ब 3 क्या ले लिया, गॉन ले लिया। चूंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग को अपने बगल में V3 चाहिए, गो का वर्ब 3 मैंने गॉन लिया। पास होना का इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है, और इस हैव का वर्ब 3 भी क्या होता है, हैड होता है। यानी जो सेंटेंस मैं लिखूंगा वो होगा, इफ आई हैड। पैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मनी। अब बच्चे यहां पर बोलेंगे, सर यहां दो हैड है, रिपीटेशन यहां नहीं हो रहा है। आप तो हमेशा बोलते थे रिपीटेशन इज अ क्राइम इन इंग्लिश, यहां रिपीटेशन नहीं हो रहा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। रिपीटेशन स्पेलिंग का क्राइम नहीं होता है, रिपीटेशन कंसेप्ट का क्राइम होता है। अगर ये दोनों का दोनों हेल्पिंग वर्ब होता ना तो ये गलत हो जाता, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। आई वॉच अ वॉच, आई वॉच अ वॉच, दो बार वॉच है, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है। एक वॉच का मतलब देखना और एक वॉच का मतलब घड़ी होता है। तो आई वॉच अ वॉच दोनों अलग अलग कंसेप्ट में है, ये सेंटेंस सही है। यहां पर आप ध्यान दो, इस हैड ने बगल में हैड लिया, यानी हैव का वर्ब 3 क्या लिया, हैड लिया। ये जो हैड है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जबकि इस हैड को देखो, इसने बगल में क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, जो हैड अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेगा वो प्रिंसिपल वर्ब होगा, जो हैड अपने बगल में V3 लेगा वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। दोनों का थोड़ा मिल रहा है, दोनों का हुलिया मिल रहा है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट नहीं मिल रहा है। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है जो काम के समाप्ति के लिए आता है, और एक हैड पास होना जो एक प्रिंसिपल वर्ब है। यानी ये सेंटेंस गलत नहीं है। आप ऊपर के सेंटेंस में हैड देखकर हम लोग सोचते हैं ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ आई हैड मनी, जो हैड बगल में हैड लिया वो हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और जो हैड बगल में मनी लिया वो प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट में है, इसलिए सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस सही है। फिर से उसी बात को मैं बता रहा हूं कि हैड अपने बगल में हमेशा क्या लेता है, V3 लेता है। आई हैड रिटन, मैंने क्या बोला, आई हैड रिटन, तो जब राइट का वर्ब 3 हैड ने रिटन ले लिया, आई हैड गॉन,
जब हैड ने गो का भर्ब गॉन ले लिया तो यहां जो हैड है वो पास होना का इंग्लिश जो हैव होता है मतलब क्या, पास होना। तो भाई पास होना का V1 हैव होता है, पास होना का V1 हैव होता है, लेकिन इसका भर्ब ना चाहिए, हैड को अपने बगल में भीतरी चाहिए। तो हैव का भर्ब क्या होता है, हैड होता है। यहां समझना क्या है, इस हैड को हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, समाप्त करना, जबकि ये हैड का हिंदी क्या हो जाएगा, पास होना। जो पास होना वाला हैड है वो प्रिंसिपल वर्ब है, और जो समाप्ति वाला हैड है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ आई हैड हैड मनी। तो सेंटेंस देखो, मैं अमेरिका गया होता, तो मैं क्या हो जाएगा, इंग्लिश बताओ। यहां पर हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं, तो का, देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ आई हैड हैड मनी, कॉमा या देन, मैं अमेरिका गया होता, आई के साथ क्या लगाएंगे, वुड हैव, और गो का वर्ब क्या होता है बच्चा, गो का वर्ब गॉन होता है। तो आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो सेंटेंस क्या होगा, इफ आई हैड हैड मनी देन आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। आज के बाद कभी भी ऐसे सेंटेंस को देखे तो आपको नहीं बोलना भाई एरर समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ हैड हैड गलत है, ये गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ आई हैड हैड मनी, कॉमा, आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।